स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब पादप उत्तक संवर्धन के क्या क्या अनुप्रयोग है या क्या क्या उपयोग है। तो उसमें से जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था जो है माइक्रो प्रोपेगेशन, वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम पे, जहां हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम मल्टीपल कॉपीज़ या क्लोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर प्लांट मटेरियल बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ओके, तो ये हो गया था माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या इसकी विधि होती है, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो बाकी जो एप्लीकेशंस रह गए हैं उन्हें हम आज कंटिन्यू करेंगे, जो है सोमा क्लोनल वेरिएशन, जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन, हैप्लॉइड प्रोडक्शन, एम्ब्रियो कल्चर एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आपको देखने में ये पूरे 8 एप्लीकेशन दिख रहे हैं, लेकिन एक हम पढ़ चुके, तो 7 हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये 7 भी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हम इसको सिर्फ संक्षिप्त में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये उपयोग में आते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि जो इसके पीछे कंसेप्ट है या जो उसको हम समझ पाएँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल मतलब देखिए, क्लोन का मतलब क्या होता है कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी, एंड सोमा क्लोन मतलब सोमेटिक सेल्स की कॉपी। सिंपल चीज़ है, जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्चुअल में जो कॉपीज़ बनाई जाती है वो सोमेटिक सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, तो वो हो गया सोमा क्लोन। एंड सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर वेरिएशंस मतलब विविधताएं जो उत्पन्न होती है क्लोन में। समझ रहे हैं आप? क्लोनिंग तो हो रही है, बट क्लोन इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द मदर प्लांट। उस क्लोन में कुछ विविधता उत्पन्न हो गई है, तो उसे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। समझ में आ रही है आपको बात? अब आप कहेंगे कि हमने जो पढ़ा था माइक्रो प्रोपेगेशन में, तो उसमें हमने उसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हमको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए उसी प्लांट की। पर कई बार क्या होता है बेटा कि उसमें कुछ विविधता आती है, तो उस मदर प्लांट से या जो उसका सोर्स प्लांट है उससे भी बेटर पादप हमको प्राप्त हो जाता है। तो कई बार विविधताएं हमारे लिए काम की भी होती है। ओके, then soma clonal variation is the variation seen in plants that have been produced by plant tissue culture। तो ये वे वेरिएशंस है जो कि पादप उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में मदर प्लांट से जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन इज नॉट restricted to but is particularly common in plants regenerated from callus। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्यों वेरिएशन आ गया। हमने तो कोशिश की थी हमारा एग्जैक्ट कॉपी बने, क्योंकि हम तो चाहते ही एग्जैक्ट कॉपी थी, इसलिए हमने उसका उत्तक संवर्धन किया था। लेकिन क्योंकि बीच में कैलस बनता है, तो कैलस बनते हुए उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो सकते हैं, कोशिकाओं में कुछ रिकम्बिनेशन हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस या मदर प्लांट से थोड़ा सा अंतर प्राप्त होता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि सोमा क्लोनल वेरिएशन आए या फिर एग्जैक्ट कॉपी बनी? तो आप अगर उसके डीएनए की प्रोफाइलिंग करेंगे कि दोनों के डीएनए को मैच करेंगे, तो आपको यदि कुछ वेरिएशन मिलते हैं तो दैट मीन्स कुछ वेरिएशन आए हैं। द वेरिएशन कैन बी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक मतलब जीन्स में वेरिएशन है, और फिनोटाइपिक मतलब केवल जो उसका अपीयरेंस है या जो दिखने में कुछ वेरिएशन है, विजिबल वेरिएशन है, विच इज लेटर विच इन द लेटर केस कैन बी आइदर जेनेटिक और एपिजेनेटिक इन ओरिजिन। फिनोटाइपिक वेरिएशन जेनेटिक भी हो सकते हैं और एपिजेनेटिक हम पढ़ेंगे कि ड्यू टू एनवायरनमेंट या अदर जो फैक्टर्स है उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। टिपिकल जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस आर चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। अब सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो होते हैं जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि वे हमेशा स्टेबल होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, या फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? दे मे बी क्रोमोसोमल एब्रेशंस, आपने पढ़े होंगे। तो उसमें यह है कि क्रोमोसोम की संख्या में कुछ अंतर आ जाए, क्रोमोसोम की संरचना में कुछ अंतर आ जाए, जैसे ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, जिसे आपने विलोपन पढ़ा होगा या स्थानांतरण पढ़ा होगा, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, तो ये सब हो सकते हैं। या कुछ म्यूटेशन हो जाए डीएनए की सीक्वेंस में, तो वो भी एक प्रकार का सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। Soma clonal variation among regenerated plants from callus and protoplast culture has been suggested as a useful source of potentially valuable germplasm for plant breeding and plant improvement।
तो यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि सोमाक्लोनल वेरिएशंस के द्वारा कुछ ऐसे पादप उत्पन्न हो जाते हैं जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और वे प्लांट ब्रीडिंग में और प्लांट इम्प्रूवमेंट में काम में लिए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? पहली बात, सोमाक्लोनल वेरिएशन मतलब टिश्यू कल्चर में जो पादप हमने उगाए वो अपने मदर प्लांट से कुछ विविधता दर्शाते हैं, तो वो हो गया सोमाक्लोनल वेरिएशन। कारण मेनली तो मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कैलस। यदि कैलस बनता है बीच में, डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे माइक्रो प्रोपेगेशन में कि डायरेक्ट मेथड था विदाउट कैलस और इनडायरेक्ट मेथड था विद कैलस। तो यदि कैलस बन रहा है तो वहाँ चांसेस है सोमाक्लोनल वेरिएशंस के भी। तीसरा, कैसे आते हैं वेरिएशंस? तो उसमें किसी प्रकार की क्रोमोसोमल विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, जैसे उसके नंबर कम हो जाएंगे या फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाएगा या म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सोमाक्लोनल वेरिएशन प्राप्त होते हैं। और देन इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि कई बार हमको ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्लांट प्राप्त हो जाता है सोमाक्लोनल वेरिएशन के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता क्या है? अपना जर्म प्लाज्म हो गया हेरिडिटरी मटेरियल, वो जीन्स हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, सीड हो सकता है, कोई कायी कोशिका हो सकती है, या संपूर्ण सजीव भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में यदि आप अपनी जर्म सेल्स को संरक्षित रख पाएँ, किसी भी सजीव की जर्म सेल्स को, तो उसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। एंड जर्म सेल्स आर सेल्स जिसमें सारी सेल्स ही जर्म सेल्स होती है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा हेरिडिटरी मटेरियल या जो भी आनुवांशिक पदार्थ है वह पाया जाता है। नॉर्मली सबसे कॉमन क्या है, अपन कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आप खुद दिमाग लगाएंगे तो आप समझेंगे कि बीजों के द्वारा, सीड्स। अगर आप किसी प्लांट को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, कंजर्व करके रखना चाहते हैं, प्रिजर्व और कंजर्व में फ़र्क है। कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, और प्रिजर्व का मतलब होता है कि उसको संरक्षित रखना, मतलब उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के या कैसे भी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देके उसको रखना। अब यहाँ पे है कि किस किस प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम पादप का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा, पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब जहाँ नेचुरल जगह पे, जहाँ वो प्लांट या वह एनिमल या वह सजीव पाया जाता है, उसी स्थान पे उसको क्या करना? संरक्षित करना। जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पर जितने भी पादप पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, वह सब सुरक्षित रहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में। देन एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब नेचुरल प्लेस पे, जहाँ वे नेचुरली मिलते हैं, वहाँ नहीं करके कहीं और उनको संरक्षित रखना एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। आपने ये पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी में भी, वहाँ पे भी यही हम पढ़ते हैं। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड है कि हम उसके बीजों को सुरक्षित रखें, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मेथड है इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो मतलब इनसाइड द ग्लास। आप कुछ ट्रीटमेंट देके उस कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन वापस वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्लो चार्ट के फॉर्म में। इन विवो बोलो या एक्स सिटू बोलो, बात एक ही है। और इन विट्रो मतलब इनसाइड द ग्लास। तो यहाँ पे इन सिटू, और साथ में अगर आप इन विट्रो बोल रहे हो तो उसको हम एक्स सिटू भी बोल सकते हैं। बस इन विट्रो का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्लास होगा ही। जैसे मैं आपको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो एक्स सिटू के अंदर बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क भी आ सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपने उसको नेचुरल प्लेस से हटा के कहीं और किया है। लेकिन एक्स सिटू का एक पार्ट है इन विट्रो। इन विट्रो में क्या होगा कि इन विट्रो में हम ग्लासवेयर मतलब किसी इनसाइड द विट्रस, विट्रस का मतलब कांच, तो कहीं कांच में या किसी लेबोरेटरी में अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आपको और डिटेल में बता दिया गया है कि इन विवो में हम इन सिटू एक्स सिटू बोलते हैं, और एक इन विट्रो अलग पार्ट बताया गया है जो कि होगा क्रायो प्रिजर्वेशन या और भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में हम -79 या -196 डिग्री सेल्सियस पे किसी पादप को प्रिजर्व करते हैं। ये हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर अगर कोई पादप का हमने कर रखा है, कोई पादप है जो कि बाहर समाप्त होने वाला है, एंडेंजर्ड है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने या तो दो ऑप्शन है कि हम उसको कंटिन्यू सब कल्चरिंग करते रहेंगे, मतलब सब कल्चरिंग करके उसको कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे,
और दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि कंटिन्यूस सब कल्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमको उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उस टिश्यू को क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा संरक्षित करके रख लें, और जब हमको आवश्यकता हो हम उसको वापस से काम में लेना शुरू कर दें, उससे प्लांट डेवलप कर लें। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आप इन विट्रो कंडीशन में प्लांट मटेरियल का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर को हम जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन के लिए भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट है हैप्लॉइड प्रोडक्शन। हैप्लॉइड मतलब होते हैं अगुणित पादप। अगुणित पादप का बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आगे मैं बताऊंगी क्यों महत्वपूर्ण है। अगुणित पादप बनते हैं अगुणित कोशिकाओं से, और शरीर में एक सजीव के, अगर हम बोलें शरीर में डिप्लॉइड जो सजीव है, तो उसके शरीर में जो अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है वो केवल और केवल कौन सी होती है, युग्मक कोशिकाएं, या फिर उसमें जो भी गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और गैमेट्स, अगर हम पादप की बात कर रहे हैं तो पादप में एंथर हो सकता है, एंथर में पॉलन पाए जाते हैं, और ओवरी होती है जिसमें ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि अगुणित होते हैं। तो यदि हम एंथर और ओवरी को कल्चर करेंगे तो हमें हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो सकते हैं। उसी अगर हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर रहे हैं एंथर या पॉलन के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस, और यदि हम ओव्यूल या ओवरी काम में ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं गायनोजेनेसिस। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि इंडियन 2 ही नाम हैं जो कि पादप उत्तक संवर्धन के लिए काम में लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण नाम जो है गुहा एंड माहेश्वरी, सिप्रा गुहा एंड पंचानन माहेश्वरी। इन दोनों ने 1964 में सर्वप्रथम हैप्लॉइड धतुरा इनॉक्सिया का हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों का नाम आपको याद करना है। अब है कि क्यों हम हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करें, तो उसका कारण ये है कि हमें प्योर होमोजाइगस लाइन चाहिए। अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब पादप जनन, तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपको प्योर होमोजाइगस समजात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेंडल की बात करें तो कैपिटल टी ये हो गया समजात, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हो गया विषमजात। तो आपको कई बार क्या होता है, हमको कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी दिखने में लंबा दिखेगा, कैपिटल टी वो भी दिखने में लंबा दिखेगा, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि हमको जो चाहिए एज ए सोर्स प्लांट वो कैपिटल टी ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर होमोजाइगस लाइन चाहिएगी। और वो कैसे बनाई जाती है, आपको मैं एक डायग्राम द्वारा संक्षिप्त में समझा देती हूँ कि जैसे यहाँ पे एक ये प्लांट लिया गया है, फ्लावर बर्ड ली गई है। फ्लावर बर्ड से अगर हम एंथर कल्चर या पोलन कल्चर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट, दोनों के प्रोसीजर यहाँ पे दे रखे हैं। तो यदि हम बात करें एंथर कल्चर की, तो सबसे पहले एक एंथर को आइसोलेट किया गया। एंथर को आइसोलेट करने के बाद में उसका कल्चर किया गया, उससे कैलस बना। कैलस से जो कैलस बनेगा, क्योंकि एंथर के अंदर क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, जो पोलन से है, तो जो कैलस बनेगा ये भी हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाओं की से बना होगा, और इससे फिर आगे जो प्लांट बनेगा वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, आधे होंगे। एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन करने में काम आता है। तो यहाँ पे हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देंगे तो हमको हैप्लॉइड, डबल्ड हैप्लॉइड होगा ये डिप्लॉइड। जैसे अगर आपने मान लो ये हैप्लॉइड कैपिटल टी वाला है तो यहाँ पे हमेशा कैपिटल टी ही बनेगा। तो इस प्रकार से हम प्योर होमोजाइगस लाइन, मतलब प्योर मतलब टी कैपिटल टी के साथ में कैपिटल टी ही होना चाहिए, स्मॉल टी या फिर उसका जो रिसेसिव पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई हैप्लॉइड कल्चर की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो कल्चर एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग में कई बार कोशिश की जाती है कि हम 2 अलग अलग स्पीशीज़ की ब्रीडिंग करवाएं, कि हम एक का पोलन दूसरे की ओवरी के ऊपर डस्ट करके और प्लांट प्राप्त करने की कोशिश करें। और कई बार ये सक्सेसफुल भी हो जाता है और हमको एक एम्ब्रियो प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन वो एम्ब्रियो क्योंकि इंटर स्पेसिफिक है या इंटरजेनिक है तो वो एम्ब्रियो आगे डेवलप नहीं कर पाता और उसको बचाना भी नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। तो हम उसके लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक काम में ली जाती है कि ऐसे एम्ब्रियोज़ को यदि हम पादप उत्तक संवर्धन द्वारा किसी पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में रख के उसको अनुकूल परिस्थितियाँ दें तो वो एम्ब्रियो वहाँ पे नहीं मरेगा और आगे डेवलप होता रहेगा और हमको वो प्लांट प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ बताया गया है कि इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक जितने भी बनाए जाते हैं प्लांट्स, जितने भी एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हम एम्ब्रियो कल्चर एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक काम में ले सकते हैं। देन है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन
एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। डिस्टेंट, अब होता क्या है कि सारे जितने भी अगर हम डिस्टेंट हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग जीनस को यदि हम हाइब्रिड हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो नेचुरली भी यदि हम उसको कोशिश करेंगे तो किसी भी कंडीशन में सिंपल जो पोलिनेशन करवा के या पोलन को ओवरी पे डस्ट करके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सर्वप्रथम हमको, जैसे दो प्लांट है, आपने पोमेटो का नाम सुना होगा, जिसमें आलू और टमाटर उन दोनों को मिला के हाइब्रिड बनाया गया है, जिसमें ज़मीन के नीचे आलू उगते हैं, ज़मीन के ऊपर टमाटर उगते हैं। तो कैसे बनाया गया, ऑफ कोर्स इन दोनों प्लांट को जोड़ना इतना आसान काम नहीं था। तो पहले क्या किया गया कि आलू को से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए गए और साथ में टमाटर से भी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए गए। उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल, कि सेल के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति आप जानते हैं कठोर आवरण होता है कोशिकाओं का। तो यदि ऊपर कठोर आवरण नहीं है तो उन दोनों सेल्स को फ्यूज़ करवाना या मिक्स करवाना आसान रहता है। तो यहाँ पे हमने पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, फिर दोनों के प्रोटोप्लास्ट को विभिन्न तकनीकें, आपने लास्ट टाइम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफ्यूजन या कुछ ऐसे कुछ तकनीकों द्वारा इन दोनों को मिक्स करवा के हाइब्रिड बनवाया। हाइब्रिड जो बना, हाइब्रिड को फिर आगे हमने कल्चर किया और उस कल्चर को फिर आगे हमने डेवलप किया प्लांट के रूप में, तो हमें हाइब्रिड पोमेटो प्लांट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंट मतलब दूरस्थ, दूरस्थ मतलब कि ऐसे जिनमें नेचुरली दूर दूर तक हाइब्रिडाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे दो अलग अलग जीनस, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। सो प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं बता चुकी हूँ मैं आपको, सेल विदाउट सेल वॉल, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है बाहर की। और सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, E.C. कोकिंग 1960 में सबसे पहले से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया था। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी किया जाता है। तो ड्यूरिंग फ्यूजन 2 or more protoplasts come in contact and adhere with one another either spontaneously or in presence of fusion इंक्लूडिंग केमिकल्स। कुछ केमिकल्स के द्वारा या स्वतः ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं और आगे वो क्या करते हैं, एक हाइब्रिड का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम में मेथड बताया गया है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का एंड फ्यूजन का। तो आप देखेंगे एक्सप्लांट ए लिया गया है, ये एक्सप्लांट बी है, दोनों से पत्ती ली गई है, दोनों की लीफ ली। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना लीफ से आसान होता है, क्योंकि लीफ में आप जानते हैं कि कुछ स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, तो उसके कोशिकाओं को भी आइसोलेट करना आसान होता है, वो हेल्दी होती है, जुवेनाइल होती है। यहाँ से हमने दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया यहाँ पे, और प्रोटोप्लास्ट में बाद में इन दोनों को साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा या विभिन्न केमिकल के द्वारा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया। फ्यूजन करके फिर हमें बाद में एक कैलस प्राप्त हुआ जो कि फ्यूज्ड कैलस था, और इस कैलस से फिर हमने नया प्लांट बनाया जो कि है हाइब्रिड प्लांट। तो ये है मेथड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का एंड फ्यूजन का। देन है सिंथेटिक सीड। सीड मतलब बीज, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम बीज। अब कृत्रिम बीज कैसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम बीज मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे आपने शूट बड हो गया, कली, उसको आप कहीं और भी ग्रो करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगी वैसे ही, या कुछ भी ऐसा प्लांट का पार्ट, जैसे सोमेटिक एम्ब्रियो आगे आप पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाते हम, तो कोई भी पादप का ऐसा भाग पादप उत्तक संवर्धन में जो काम में लिया गया है, जिसको यदि हम कहीं अन्यत्र भी किसी और मीडियम पे डालेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, तो उस भाग को हम क्या सिंथेटिक सीड बनाने में काम में लेते हैं। सिंथेटिक बीड सीड बनाने में कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सा है कि उसके ऊपर उस पर्टिकुलर भाग को, जिसको हम एज ए सीड काम में लेने वाले हैं, उसके ऊपर हम हाइड्राजेल मतलब जिसमें मॉइस्चर वाला जेल जो होता है, जैसे सोडियम एल्जीनेट मेनली जो काम में लेता है केमिकल, इससे जेल बनाया जाता है और उसकी कोटिंग कर दी जाती है। उस पर्टिकुलर पोर्शन को पादप के भाग के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको मतलब एक लेबोरेटरी से आपको कहीं और उसको ट्रांसफ़र करना है तो आप फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को ट्रांसफ़र करना मुश्किल रहता है, क्योंकि आप कैसे करेंगे, टाइम भी चाहिए, स्थान चाहिए और कॉस्टली भी होता है। तो आप उसको सिंथेटिक सीड बना के उनको आप पेट्रोल प्लेट के अंदर प्रिजर्व करके उनको आप कहीं अन्यत्र ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको वापस से ग्रो या रिट्राइव किया जा सकता है। और इसमें क्योंकि सिंथेटिक सीड्स आप आसानी से बहुत अधिक संख्या में बना सकते हैं, जो कि नेचुरल सीड के समान। ऑफकोर्स आप इसको मिट्टी में नहीं ग्रो कर सकते, आपको किसी कल्चर मीडिया पे ही इसे ग्रो करना होगा, लेकिन आप अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो चित्र बताया गया है, ये आप देख रहे हैं, जेल, छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं आपको, जेल के समान, जेल के दाने, मोती के समान संरचना है, जिसके बीच में जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो है इसका प्लांट का भाग, जैसे शूट बड हो सकता है या सोमेटिक एम्ब्रियो हो सकता है, एक्सिलरी बड हो सकती है, जो कि आगे चल के पादप का निर्माण कर सकती है। तो ये हो गया सिंथेटिक सीड्स। देन सबसे लास्ट जो 7th अनुप्रयोग है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, द्वितीयक मेटाबोलाइट। हमने बताया था लास्ट टर्न पे, जब हम आपको लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि डायरेक्टली प्लांट के काम नहीं आते, डायरेक्टली किसी साइकिल में, जैसे मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होती है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, परंतु वे किसी डिफेंस के लिए या किसी ऐसे कार्य में काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई पादप से लेटेक्स निकल रहा है, मॉर्फिन, कोडिन, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकल रहे हैं, तो ये पादप के स्वयं के लिए इतने उपयोगी नहीं होते, हालांकि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए भी हम पादप उत्तक संवर्धन को काम में ले सकते हैं। कैसे? जैसे कोई कोशिका है, फॉर एग्जांपल रॉवल्फिया सर्पेंटाइना, हम जानते हैं कि इसे सर्पगंधा कहते हैं, उसे रॉवल्फिन सर्पेंटिन नामक एल्केलॉइड्स या फिर हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राप्त होते हैं। अगर हमको नेचर में ये केमिकल चाहिए तो हमको अश्वगंधा के प्लांट से निकालना पड़ेगा, उसको डैमेज करना पड़ेगा, सर्पगंधा के प्लांट को। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके रूट से ये प्राप्त होता है, तो उसकी रूट की कोशिकाओं को हम आइसोलेट कर लें और उसका सस्पेंशन कल्चर, मतलब लिक्विड कल्चर बनाएं। और लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ना कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी कोई जीन ट्रांसफ़र करके उस कोशिकाओं को एज अ फैक्ट्री काम में लेके और कंटिन्यू अपना उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी कि आपने उन कोशिकाओं को, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करी है आपने, उन कोशिकाओं को डायरेक्टली आइसोलेट किया और उनका आपने कल्चर मेंटेन किया। लिक्विड कल्चर है तो जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको लिक्विड कल्चर में प्राप्त होता रहेगा। तो कंटिन्यू आप बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, ये बायो फार्मास्यूटिकल्स जो भी पदार्थ होते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने आज पादप उत्तक संवर्धन के सभी टॉपिक शॉर्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। जितना आपके सिलेबस में है इसके अकॉर्डिंग आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टर्न पे हम एग्रोबैक्टीरियम को पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण वेक्टर है किसका, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का। धन्यवाद।